अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का 2015 का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। इसके बायोलॉजी सेक्शन के हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 153 है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो ये कहता है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोट करते हैं एक फ्लूइड की लेयर के अंदर। तो सवाल ये पूछा है कि वो फ्लूइड की लेयर कौन सी है। अगर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हो तो वो कहता है कि भाई एक दरिया है, वो किस चीज़ का है, वो दरिया लिपिड का है और उसके अंदर ऐसा लगता है कि बर्फ़ के टुकड़े हैं। दरिया है, दरिया में बर्फ़ के टुकड़े हैं। जो दरिया है वो लिपिड का है और जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो प्रोटीन्स के हैं। इस तरह से वो एक्सप्लेन करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई किस तरह, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉडल क्या है। तो अब ये जो दरिया है ये लिपिड का है, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं पर भी लिपिड जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो पहले तो मैं ये रूल आउट कर दूँ, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट खुद एक कार्बोहाइड्रेट होता है, गैलेक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अगर आपने ये तीन रूल आउट कर दिए तो आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है, वो है फॉस्फोलिपिड। इसमें लिपिड नज़र आ रहा है, ये लिपिड की एक टाइप होती है। फॉस्फोलिपिड के अंदर होता क्या है, एक अदद ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ दो लगे हुए होते हैं फैटी एसिड। ठीक है, ये एक फैटी एसिड है और ये दूसरा फैटी एसिड है। अगर एक और फैटी एसिड लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, लेकिन इसके साथ तीसरा फैटी एसिड नहीं लगा होता, बल्कि उसकी जगह लगा हुआ होता है एक अदद फॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल जो है पूरा जो बना है ये कहलाता है फॉस्फोलिपिड। इसके दो हिस्से होते हैं, ये वाला हिस्सा इसका हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी को पसंद नहीं करता। ये वाला हिस्सा इसका होता है हाइड्रोफिलिक। और इस एक मॉलिक्यूल की दो लेयर्स होती हैं। ये एक मॉलिक्यूल इस तरह से बनाया जाता है, इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक इस तरह से सीधी और एक इस तरह से उल्टी। ये दो लेयर्स होती हैं और इनके दरमियान में बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। ये जो आपको नज़र आ रही है लिपिड की दो लेयर्स हैं, ये एक लेयर है। ठीक है, ये जो पूरी बनी हुई है दिस इज़ वन लेयर एंड दिस इज़ द अनदर लेयर जो कि ऑपोजिट है, जो कि उल्टी मौजूद है यहाँ पे। और इसमें कहीं कहीं पर आपको ये बड़े से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर प्रोटीन्स। अब इसके अंदर ये दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक वो प्रोटीन है जो इन दोनों लेयर्स के दरमियान में है, ये प्रोटीन है या ये प्रोटीन है, ये दोनों लेयर्स के दरमियान में है। फिर एक आपको वो प्रोटीन नज़र आ रही है जो सिर्फ आउटर लेयर में लगी हुई है। ठीक है, यह एक वो प्रोटीन होगी जो सिर्फ इनर लेयर में लगी होगी, ये कहलाती हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जो दोनों लेयर में है ये कहलाती हैं इंटीग्रल प्रोटीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल क्या है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक अदद छोटी सी बॉडी होती है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम के अंदर दो बैरल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बैरल शेप से स्ट्रक्चर होता है। दिस इज नोन एज सेंट्रियोल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बेसिकली बनाते हैं धागे जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। आपने पढ़ा है माइटोसिस के अंदर ये जो क्रोमोसोम है इसको इस तरफ से और इस तरफ से धागे आके पकड़ लेते हैं और फिर खींचते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये धागे कहाँ से बन के आ रहे हैं, ये इस सेंट्रियोल से बन के आता है। एक सेंट्रियोल का जोड़ा यहाँ रह जाता है, एक सेंट्रियोल का जोड़ा यहाँ आ जाता है, यहाँ से भी धागे बनते हैं, यहाँ से भी धागे बनते हैं, क्रोमोसोम को पकड़ के बीच से तोड़ देते हैं। अब इन्होंने सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पूछा है, तो अगर आप इस सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये बना होता है एक तरह की प्रोटीन से जिन्हें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स कहते हैं, और उनके बड़े बड़े धागे होते हैं जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। कितने होते हैं ये पूछा गया है। तो पहली बात तो तीन तीन की जोड़ियां बनी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, ये यहाँ पे तीन होते हैं, ये एक, ये दो और ये तीन। ये तीन मिलके एक यूनिट बनाते हैं। दिस इज नोन एज ट्रिपलेट। ये एक ट्रिपलेट है। इसी तरह से एक और ट्रिपलेट यहाँ पर मौजूद होगा, इसी तरह से एक और ट्रिपलेट यहाँ पर मौजूद होगा। तो इस तरह के कितने ट्रिपलेट होते हैं, तो ये होते हैं 9। बुक की डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सेंट्रियोल की डायग्राम है। इसके अंदर देखिए ये एक यूनिट जो है ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। ये जो एक पाइप आपको नज़र आ रहा है ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, इसके साथ ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये तीन मिला के एक ट्रिपलेट बनता है। और इस तरह के कितने हैं, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां और ये नवां। ये सर्कल में अरेंज हो जाएंगे और इनकी अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है सेंट्रियोल। ये भी पूरा एक सेंट्रियोल है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के कितने ट्रिपलेट्स हैं,
9 ट्रिपलेट्स हैं और एक ट्रिपलेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 155, टर्नर सिंड्रोम जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग व्हाट। अब ये टर्नर सिंड्रोम है क्या? तो भाई पहली बात तो ये फीमेल का सेक्सुअल डिफेक्ट है। उससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि इंसानों के अंदर जो फीमेल होती है उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, मेल में भी 46, फीमेल में भी। फीमेल के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें से 44 जो हैं ये मेल की तरह के होते हैं, इन्हें ऑटोसोम कहते हैं, और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो एक जैसे नजर आते हैं जिन्हें एक्स और एक्स कहा जाता है। ये जो टर्नर सिंड्रोम की फीमेल है इनके पास 44 क्रोमोसोम नहीं होते, बल्कि 46 क्रोमोसोम नहीं होते, एक क्रोमोसोम कम होता है, इनके पास 45 क्रोमोसोम होते हैं। तो एक क्रोमोसोम की कमी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम कहते हैं मोनोसोमी। तो टर्नर सिंड्रोम एग्जाम्पल है मोनोसोमी की, यानी इसमें एक क्रोमोसोम कम होता है। अब इसके अंदर कौन सा कम है? क्या ऑटोसोम कम है? क्या सेक्स क्रोमोसोम कम है? तो ऑटोसोम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ऑटोसोम इनके अंदर 44 होता है। इन फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम के बजाय 1 एक्स होता है, दूसरा एक्स होता ही नहीं है। ये वाली कंडीशन जो है ये कहलाती है टर्नर सिंड्रोम। इन फीमेल्स के अंदर होता क्या है, इनका शॉर्ट स्टेचर होता है, छोटा कद होता है, इनकी नेक के अराउंड स्किन के फोल्ड्स होते हैं, एक्स्ट्रा स्किन आपको मिलेगी, यानी आप अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो जाएगी। इसके अलावा ये वीक होती हैं कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर। इनकी जो ओवरीज है वो फंक्शनल नहीं होती, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, तो जाहिर है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओवम नहीं बनेगा, जब ओवम नहीं बनेगा तो वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होती, यानी ये स्टेराइल होती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि टर्नर सिंड्रोम को हम पहचानते कैसे हैं? तो ये ट्राइसोमी तो है ही नहीं, ठीक है। ट्राइसोमी का मतलब होता है एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाना, तो ये वाली ट्राइसोमी और ये वाली ट्राइसोमी ये नहीं है, ठीक है। ट्राइसोमी 21 किसे कहते हैं? कौन सी कंडीशन है जिसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है और वो क्रोमोसोम 21वां क्रोमोसोम होता है? ये डाउन सिंड्रोम है। कौन सी ट्राइसोमी है जिसके अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है और वो क्रोमोसोम 18वां होता है? तो ये एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है कि जिसके अंदर 18वां क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। कौन सी कंडीशन है कि जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम बढ़ा हुआ होता है? अभी तक तो ये ऑटोसोम बढ़े हुए थे, 18वां क्रोमोसोम या 21वां क्रोमोसोम, इसमें क्या है 44 और साथ में 3 और हैं तो 47। इसके अंदर भी एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहा है, यानी ये भी ट्राइसोमी है, लेकिन इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, ऑटोसोम नॉर्मल है। ये कंडीशन कहलाती है क्लाइनफेल्टर, ये मर्दों के अंदर होती है, मेल में होती है। तो ये तीनों अगर आपने निकाल दी हैं तो एक बच गया आपके पास, जिसे आप कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ऑटोसोम नॉर्मल है, एक क्रोमोसोम एक्स मौजूद है, और दूसरा ओ का मतलब ये है कि ये एक ऐसा गैमेट था कि जिसमें एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये स्पर्म है, ये ओवम है, स्पर्म के अंदर 22 ऑटोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। जो ओवम है उसके अंदर सिर्फ 22 ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो इसके लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है वो ओ यूज़ किया जाता है, यानी ये एक ऐसा गैमेट था जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं था। तो ये टर्नर सिंड्रोम है, ये फीमेल का सेक्सुअल डिफेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये 4 जो हैं ये सेल के ऑर्गेनल्स के नाम दिए हुए हैं, और आपसे पूछा है कि भाई इनमें से लिपिड्स का फंक्शन, लिपिड सिंथेसाइज करने का फंक्शन किसका है। तो देखिए, या तो आपको सही आंसर पता हो या आपको गलत आंसर पता हो, तो आप जो है वो करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रियोल को क्रॉस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल का काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर बनाना, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का लिपिड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये माइटोसिस और मियोसिस में हेल्प करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को रूल आउट कर देते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका मेन फंक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज के जो प्रोडक्ट हैं उसे तोड़ता है और उससे एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो ये पावर हाउस है, इसका कोई ताल्लुक लिपिड की प्रोडक्शन से नहीं है। इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भी रूल आउट कर देते हैं, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद तो कोई चीज़ें बनाता ही नहीं है। मेनली इसका काम क्या होता है? ये दूसरों की बनी बनाई चीज़ों को लेता है, रिसीव करता है, उनके अंदर छेड़खानी करता है, मॉडिफिकेशन करता है, और उसके बाद उन्हें दोबारा से पैक करता है और आगे सप्लाई कर देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर अभी तैयार होकर आई है, तो वो जाएगी किसके पास? गोल्जी के पास। गोल्जी क्या करेगा? उसको टेढ़ा मेढ़ा करके उसका शेप बनाएगा, उसमें से कोई चीज़ निकाल देगा या कोई चीज़ ऐड कर देगा, उसको दोबारा से पैक करेगा और छोड़ देगा। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है कलेक्शन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। बच गया क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। जो रफ है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो रफ वाले का काम लिपिड बनाना नहीं है, रफ वाले का काम है प्रोटीन बनाना। स्मूथ वाला जो होता है ना, इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2-3 फंक्शन है जो आपने याद रखने। नंबर 1,
एक ये सिंथेसाइज करता है लिपिड, यानी इसके अंदर लिपिड फॉर्मेशन होती है। आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है, कोलेस्ट्रॉल आपको लाजमी चाहिए होता है। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अगर आपने एस्ट्रोजन का नाम सुना हो, प्रोजेस्टेरोन का नाम सुना हो, टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना हो, कॉर्टिसोल का नाम सुना हो, एल्डोस्टेरोन का नाम सुना हो, ये सारे हार्मोन्स वो हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तो आपके खाने में आता है, डाइट से आता है, लेकिन अगर आपके पास आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की कमी है तो बॉडी खुद से बना सकती है कोलेस्ट्रॉल। कहाँ बनेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सिमिलरली स्किन के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो हम कहते हैं कि भाई विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये है कि विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, यानी वो समझते हैं कि सन की जो लाइट आ रही है सन से वो विटामिन डी लेकर आ रही है। ऐसा नहीं होता। सन की जो लाइट है उससे एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर, सेल के अंदर जो लिपिड पड़ा हुआ था वो कन्वर्ट होता है किसमें? विटामिन डी के अंदर। तो वो कौन सा लिपिड है जो कन्वर्ट होता है? वो कोलेस्ट्रॉल है। यानी जो स्किन के सेल में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, और ये तब होता है जब इस पर लाइट पड़ती है। लाइट में से नहीं आता विटामिन डी। ओके, अच्छा, अब ये काम भी कहाँ होता है? ये काम भी होता है इसी के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। विटामिन डी जो है इसका स्ट्रक्चर भी लिपिड इन नेचर होता है। एक और फंक्शन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो है कैल्शियम की स्टोरेज। ये वाला फंक्शन कहाँ काम आता है? तो आपने मसल के अंदर पढ़ा होगा कि मसल में एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही मसल के पास मैसेज आता है, नर्व इम्पल्स आती है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरवाजे खुल जाते हैं, कैल्शियम बाहर आता है और ये कैल्शियम जाकर एक्टिन और मायोसिन को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसके अलावा एक और फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस को नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। तो ये कुछ फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ओके, मोनोसैकेराइड्स दे आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ। तो सबसे पहले तो समझ ले मोनोसैकेराइड कहते किसे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की एक तो डेफिनेशन ये होती है कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो वैसा ही होता है जैसा वाटर का होता है। वाटर में अगर आप देखें तो H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में देखें तो ये ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। तो 6 और 6 ये सिंप्लीफाई होकर 1 और 1 हो गए, और ये 12 जो है ये 2 हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगेन सेम आ रहा है एज वाटर। तो एक और डेफिनेशन ये होती है कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें ग्लूकोज का तो उसमें आपको बहुत सारे OH मिलेंगे, ठीक है, और एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड होता है C के साथ O लगा होता है और यहाँ पे H लगा होता है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ होगा। या कीटोन मिलेगा। कीटोन क्या होता है? सेंटर में कार्बन होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ये कीटोन है। तो बहुत सारे OH के साथ या तो एल्डिहाइड, बहुत सारे OH के साथ या तो कीटोन, ये भी डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की। अच्छा, अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट कि जिसको अगर फर्दर तोड़ा जाए तो आपको दोबारा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। इतना सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये कहलाता है मोनोसैकेराइड। तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ठीक है, या गैलेक्टोज है या राइबोज है, ये सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो सिंगल यूनिट है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर मैं ग्लूकोज को तोड़ूं तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता, ये किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बरक्स आप पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है थोड़े से, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो बनता है सुक्रोज। तो सुक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड है। जब भी मैं सुक्रोज को तोड़ूंगा तो मुझे 2 सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। बहुत सारे ग्लूकोज को मिला दूं तो सेलुलोज बनता है। तो सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड होते हैं। जब भी मैं तो सेलुलोज को तोड़ूंगा मुझे बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलेंगे, लेकिन मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल होता है, अगर इसे तोड़ा जाए तो फर्दर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। अब इन्होंने पूछा है कि भाई इनमें से कहाँ कहाँ मोनोसैकेराइड जो है वो पाया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जिन लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो अच्छे से नहीं पढ़ा होता, वही क्वेश्चन जो है वो ये नहीं कर पाएंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या डीएनए के अंदर मोनोसैकेराइड है? तो आपने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो डीएनए हो या आरएनए, वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ इसके अंदर होती है 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन।
तो ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है, दिस इज नोन एज, ईदर ये आरएनए में होगा तो ये कहलाएगा राइबोस, और अगर ये डीएनए में होगा तो ये कहलाएगा डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो ये डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, और ये मोनोसैकेराइड है। राइबोस या डीऑक्सी राइबोस ये मोनोसैकेराइड है, यानी ये बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो बिल्कुल डीएनए के, अच्छा बाकी चीज़ें क्या होती हैं न्यूक्लियोटाइड में, कार्बन नंबर 1 पर लगा होता है नाइट्रोजनस बेस, जिसमें एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, और कार्बन नंबर 5 पे लगा होता है फॉस्फेट। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड चाहे डीएनए में हो चाहे आरएनए में हो, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर लाजमी होता है, जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। फ़र्क ये होता है कि आरएनए वाला जो है वो कहलाता है राइबोस, इसमें 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन होते हैं, और डीऑक्सी राइबोस में 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बस कम होता है, 4 ऑक्सीजन होता है। ये फ़र्क होता है, लेकिन होता दोनों में है। तो ये मोनोसैकेराइड है, डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। तो इस हिसाब से अब तक ये सही है, फिर तो ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, राइट, क्योंकि डीएनए में तो है। आगे देख लेते हैं एटीपी। क्या एटीपी के अंदर एटीपी के अंदर मोनोसैकेराइड पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। एटीपी क्या है? एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होती। एटीपी जो आप पढ़ते हैं एनर्जी कैरियर है, जिसके अंदर एनर्जी स्टोर की जाती है और इसी से एनर्जी हासिल की जाती है जब भी ज़रूरत होती है सेल को। तो ये एटीपी खुद क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट से, और ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड है। तो यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये जो राइबोलोज है, जिस तरह राइबोज है ना, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं और 5 ऑक्सीजन होते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था राइबोज जो कि आरएनए में पाया जाता है, इसी का आइसोमर होता है जिसको कहते हैं राइबोलोज। आइसोमर क्या होता है? जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो राइबोलोज के अंदर भी 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन होते हैं, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर जो राइबोलोज है, ये बेसिकली मोनोसैकेराइड है। इसी तरीके से ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है ना, ये दोनों भी आइसोमर्स हैं। इन दोनों का फार्मूला सेम है, C6H12O6, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यहाँ तक तो ये आंसर सही आ रहा है। लास्ट में इन्होंने गड़बड़ कर दी, सिस्टीन। सिस्टीन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड जो है ये अलग कैटेगरी के अंदर आता है, ये कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता। इनसे प्रोटीन्स बनते हैं, इनसे कार्बोहाइड्रेट नहीं बनते। तो यहाँ पर आकर ये आंसर हो गया गलत। सिमिलरली अगर आप इसे देखें तो डीएनए के अंदर मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। एनएडी, ये एनएडी क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये जो आखिर में न्यूक्लियोटाइड का वर्ड आ गया, इससे आपको पता लग गया कि ये न्यूक्लियोटाइड है। ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं। एटीपी के अंदर एक अकेला न्यूक्लियोटाइड होता है, एनएडी के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसमें 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट भी होगा, जो कि एक मोनोसैकेराइड होता है। तो यहाँ तक तो ये आंसर सही है। ये यहाँ गड़बड़ हो गई। इंसुलिन जो है ना, ये एक प्रोटीन है, और प्रोटीन बनता है किससे? अमाइनो एसिड से। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। डीएनए के अंदर बिल्कुल सही है। एनएडीपी, एनएडी तो मौजूद है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर होता है, राइबोज होता है या डीऑक्सी राइबोज होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है। एटीपी हम बात कर चुके हैं, एटीपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, इसके अंदर भी है। और राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज जो है ये खुद एक मोनोसैकेराइड है। तो ये बहुत ये सारे ऑप्शंस जो हैं इसके अंदर जो सारी चीज़ें दी हुई ये करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये वाला आंसर गलत होगा। डीएनए के अंदर तो होता है, आरएनए के अंदर तो होता है मायोसिन। मायोसिन अगेन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। अच्छा भाई, ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है उनके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है? अब ये ब्लड ग्रुप, पहली बात तो एंटीजन क्या है? मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एंटीजन हर वो मॉलिक्यूल होता है जिसे आपका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके। मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वो चेहरा है। मेरी नेक से नीचे जितनी बॉडी है, हाथ और पैर और जो ट्रंक है, वो बहुत सारे लड़कों का सेम हो सकता है, सेम कलर, सेम हाइट, सेम बिल्ड, बहुत सारे लड़कों की हो सकती है। तो मुझे देखकर पहचाना किस चीज़ से जाता है? वो पहचाना जाता है चेहरे से। बिल्कुल इसी तरह ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के पूरे सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर उसकी पहचान होती है, जैसे कि ये कहलाते हैं एंटीजन, और इसी एंटीजन के ख़िलाफ़ बनती हैं एंटीबॉडीज़।
अब ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए आप रेड ब्लड सेल के ऊपर देखते हैं कोई ना कोई मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह का मॉलिक्यूल लगा है तो मैं कह देता हूँ ये ए एंटीजन है और इस शख्स का ब्लड ग्रुप ए है। अगर किसी के ऊपर इस तरह का मॉलिक्यूल लगा हुआ है तो मैं कह देता हूँ ये बी एंटीजन है और इसका ब्लड ग्रुप बी है। वो पूछ रहे हैं कि ये जो एंटीजन है, खुद जो एंटीजन है, अगर इसको बायोकेमिकली देखा जाए तो ये क्या चीज़ है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या चीज़ है या कोई मिक्सचर है? तो बेसिकली ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये है कि ये एक अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, ये दो मॉलिक्यूल के मिलने से बना है और इसके अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो है ना ये कंबाइन होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन की। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं ये वाली एंटीजन जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करती हैं। बाकी ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं इन्हें सेरेब्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स के अंदर। ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं ये भी ग्लाइकोलिपिड्स की तरह होते हैं और ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो फॉस्फोलिपिड हैं ये तो आपकी पूरी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बनाते हैं। सेल की मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर मेनली यही लिपिड पाया जाता है। ओके, मायोसिन इज अ डैश टाइप ऑफ प्रोटीन। मायोसिन जो है ये मसल के अंदर पाई जाती है। अगर आपने मसल का बेसिक यूनिट पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा सार्कोमेयर। ये जेड लाइन है, ये एक और जेड लाइन है और इसके अंदर एक तो बारीक वाली प्रोटीन होती है, ये बारीक वाली प्रोटीन है और इसके बीच में मोटी वाली प्रोटीन होती है। ठीक है, दीज आर नोन एज मायोसिन प्रोटीन और ये बारीक वाली प्रोटीन जो है दीज आर नोन एज एक्टिन प्रोटीन। ये जो मायोसिन है ये बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आती हैं। फाइब्रस प्रोटीन वो होती है जो बारीक बारीक स्ट्रक्चर से बनी होती है, बारीक बारीक धागों से बनी होती हैं और ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स यूजुअली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं जिनसे बॉडी का कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसके बरक्स जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं ये ग्लोबुलर राउंड प्रोटीन होती हैं। ठीक है, सर्कुलर सी प्रोटीन होती हैं और ये फंक्शनल होती हैं। फंक्शनल का मतलब ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एल्बुमिन का नाम सुना होगा। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन है। ये एल्बुमिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसका काम होता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। ये जो इंटरमीडिएट प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली काम आती हैं सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, सेल का जो शेप है वो मेंटेन रखने में और एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करने में। ये इन फंक्शंस के अंदर काम आती हैं। बाकी सिंपल प्रोटीन सिंपल से ये बहुत सारी जगहों के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। तो मायोसिन जो है ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, यानी ये कोई ना कोई बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगी और ये बारीक बारीक फाइबर से बनी होती है। Now which one of the following is an example of unsaturated fatty acid? तो पहले तो ये समझेंगे फैटी एसिड क्या है। अगर आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ ली है तो आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे। फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आपने एक ग्रुप ये पढ़ा होगा जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके पीछे अगर आप कार्बन्स लगाते जाएं और एक लंबी सी चेन बना लें, कितने कार्बन्स? 12 से 20 तक कार्बन। तो ये जो लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम होता है फैटी एसिड। अब अगर तो इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये वाला फैटी एसिड कहलाएगा सैचुरेटेड, और अगर इसके अंदर कहीं पे डबल बॉन्ड आ रहा है या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ऐसा फैटी एसिड कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपकी बुक जो है सेकंड चैप्टर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर लिपिड्स का जो टॉपिक है वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इस तरह के फैटी एसिड के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। वहाँ पर जब आप ओलिक एसिड देखेंगे तो इस ओलिक एसिड के अंदर आपको नजर आएगा कि वहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो जब भी डबल बॉन्ड आ जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आपको यहाँ डायग्राम दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है अनसैचुरेटेड, तो आपने फाइंड आउट करना होता है सिर्फ डबल बॉन्ड किस में है या ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर है। नाउ नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन टर्न ऑफ डीएनए इज, बेस पेयर जो है ये नाइट्रोजनस बेस है, एडिनिन है, गोनिन है, साइटोसिन है और थायमीन है। क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो इसमें यूरेसिल नहीं होता। तो डीएनए का जो एक टर्न है, आपको पता है डीएनए घूमता है, टर्न्स लेता है, तो डीएनए का जो एक टर्न है ये पूछ रहे हैं कि उसके अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टर्न है डीएनए का। ठीक है, यहाँ से ये घूमना स्टार्ट कर रहा है और ये वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ गया, फिर ये घूमना स्टार्ट कर रहा है और फिर ये इसी पॉइंट के ऊपर आ गया। तो ये एक टर्न है। इस एक टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम के अंदर लेंगे तो ये बनती है 34 एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, नैनोमीटर का मतलब है एक्सपोनेंट -10, ओह सॉरी -9, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक्सपोनेंट -10। ठीक है, तो एक टर्न की जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, या 3.4 नैनोमीटर है। इसमें कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो याद रखें यूनिट आपने ज़रूर देखना है। नैनोमीटर होगा तो वो 3.4 होगा, अगर आप इसको एक इधर ले जाएंगे तो एक और माइनस बढ़ जाएगा, तो -9 से -10 हो जाएगा और ये 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और अगर आप, अच्छा अब अगर ये एक टर्न जो है इसके अंदर इसकी जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम, और एक न्यूक्लियोटाइड की लेंथ जो है इसके अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं जिनमें से एक न्यूक्लियोटाइड की जो लेंथ है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, जो कि बनती है 0.34 नैनोमीटर। तो अगर आपसे मैं पूछूं, अगर मैं आपको सिर्फ ये दो चीज़ें दे दूं कि पूरे जो लेंथ है, एक टर्न की जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है और एक न्यूक्लियोटाइड की जो लेंथ है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और मैं आपसे पूछ लूँ कि इस एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड आएंगे, तो बहुत आसान सी बात है, 34 को यानी पूरे टर्न की जो लेंथ है उसको आप डिवाइड करें एक न्यूक्लियोटाइड की लेंथ से, तो आपका आंसर बनेगा 10। इस एक टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड की लेंथ 3.4 है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये बन जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम, जो कि पूरे टर्न की लेंथ है। सिमिलरली 0.34 नैनोमीटर है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये बन जाएगा 3.4 नैनोमीटर। ये एक न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है, ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की लेंथ, और ये 10 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है जो 3.4 नैनोमीटर है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो है 10 बेस पेयर्स, एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। द लिम्फ वेसल ऑफ विलाय इज कॉल्ड, अब ये विलाय क्या बला है, तो अगर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखा हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से फ्लैट नहीं होती, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स जो हैं इस तरह से फ्लैट नहीं होती, बल्कि ये जो अंदर वाली लेयर है जिसे आप म्यूकोजा कहते हैं, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये दूसरी तरफ की लेयर है, ठीक है, ये, और ये बीच में खाना होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर इस तरह से फ्लैट नहीं होती, बल्कि अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे तो उसके अंदर इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, फिर ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये जो प्रोजेक्शंस हैं फिंगर लाइक, दीज आर नोन एज विलाय। क्यों है ये, ताकि एरिया जो है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। देखें पहले अगर एब्जॉर्प्शन होती तो यहाँ से होती, यहाँ से होती, यहाँ से होती, यहाँ से होती और यहाँ से होती। अब जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, खाना जो एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से, 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 इतना ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया ड्यू टू दीज विलाय। तो ये जो विलाय हैं इनकी वजह से एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। अब इस विलाय का अगर हम बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं, ये विलाय है, तो इस विलाय के अंदर एक तो होती हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ ब्लड वेसल, ये ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो खाना यहाँ पर है, यहाँ से जो ग्लूकोज होगा वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा, यहाँ से जो अमाइनो एसिड होंगे वो एब्जॉर्ब होकर इसमें चले जाएंगे, ठीक है। क्या नहीं जा सकता ब्लड में डायरेक्टली, तो जो लिपिड है ना वो नहीं जा सकता, जो फैटी एसिड है, जो ग्लिसरॉल है वो नहीं जा सकता। तो उसके लिए यहाँ पर एक अदद और स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज, देखें ये जो रेड में बनी हुई थी ये ब्लड कैपिलरी थी, इसमें खून था। ये जो पर्पल में बनाई है दिस इज नोन एज लिम्फेटिक कैपिलरी, इसके अंदर एक कलरलेस फ्लूइड होता है या वाइटिश फ्लूइड होता है जिसे लिम्फ कहता है। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरी जो है जो विलाय के अंदर मौजूद होती है, इसका अपना एक नाम है, दिस इज नोन एज लैक्टील। इसका फंक्शन क्या होता है, देखें ग्लूकोज तो डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाता है, अमाइनो एसिड डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाता है, लेकिन जो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल है या जो लिपिड है वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा सकती। उसका रीज़न यह है कि लिपिड और पानी की बनती नहीं है, तो जो लिपिड है वो जाता है इसके अंदर। ये जो लैक्टील है या जो लिम्फ है ये लिपिड की एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और फिर आगे जाकर ये सप्लाई कर देते हैं, इसको ब्लड के हवाले कर देते हैं। तो विलाय के अंदर जो लिम्फेटिक कैपिलरी मौजूद होती है उसका नाम होता है लैक्टील और ये लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन के काम आती है। ओके, राइट एट्रियम जो है वो सेपरेट होता है किससे, राइट वेंट्रिकल से, किस चीज़ के ज़रिए, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है हार्ट का, ये राइट साइड है, ठीक है, ये आपके लेफ्ट पे आ रहा है, ये लेफ्ट साइड है, ये आपके राइट पे आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह ही होती है डायग्राम, ये ऑपोजिट होते हैं।
अच्छा, ये जो ऊपर वाले छोटे चेम्बर्स हैं दीज आर राइट एट्रियम, और ये जो नीचे वाले चेम्बर्स हैं दीज आर सॉरी, ये जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं ये एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। कैसे पता मुझे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है? अगर आपको साइड नहीं भी पता हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट। उसका रीज़न ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इसकी दीवार मोटी होती है। देखें, इसकी दीवार राइट वेंट्रिकल से मोटी है और इसके अंदर की जगह छोटी है। मोटी दीवार क्यों है? क्योंकि यहाँ से ब्लड जाना होता है पूरी बॉडी के अंदर, और बॉडी में दूर दूर तक जाना होता है, तो ज़्यादा मसल होता है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। इन्होंने सवाल पूछा है राइट साइड के बारे में कि ये जो राइट एट्रियम है और ये जो राइट वेंट्रिकल है ये आपस में सेपरेट होते हैं या कनेक्टेड होते हैं किस चीज़ के ज़रिए? तो सेपरेट होते हैं किस चीज़ के ज़रिए? तो इनके दरमियान एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करके आता है यहाँ से यहाँ, लेकिन ये ब्लड वापस नहीं जाना चाहिए। उससे रोकने के लिए यहाँ पर एक अदद वैल्व लगा हुआ होता है। इस वैल्व का काम होता है एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाने देना, लेकिन वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ब्लड ना जाने देना। ये वैल्व कहलाता है AV वैल्व। AV क्यों कहते हैं? क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व। सिमिलरली ये वाला वैल्व भी कहलाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये वाला ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। जो राइट साइड पे वैल्व होता है उसके 3 पीसेस होते हैं। यहाँ पे आपको 2 पीस नज़र आ रहे हैं, ये एक और ये दूसरा, लेकिन एक्चुअली इसके 3 पीसेस होते हैं। उन तीनों को कस्प कहते हैं, 3 हिस्सों को। तो इस वजह से इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड। 3 पीसेस की वजह से ट्राइकस्पिड। और जो लेफ्ट साइड वाला है इसके अंदर 2 पीसेस होते हैं जैसा कि नज़र आ रहे हैं, ये कहलाता है बाइकस्पिड। और इसका एक और नाम भी होता है, इसे मिट्रल वैल्व भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो पोप के हेड के जैसा होता है, जो पादरी होते हैं उनके हेड के जैसा। तो ये मिट्रल वैल्व भी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, राइट एट्रियम सेपरेट होता है राइट वेंट्रिकल से, कौन से वैल्व के जरिए? बाइकस्पिड नहीं है, बाइकस्पिड लेफ्ट साइड पे होता है, ट्राइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड। बाकी ऑप्शन क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये जो एट्रिया है, ये वाला एट्रिया राइट और लेफ्ट, अगर मैं इसे इस तरह से बनाऊँ, ये हार्ट है 4 चेम्बर्स का, ये ऊपर वाले चेम्बर एट्रिया है, ये राइट एट्रिया है और ये लेफ्ट एट्रिया है। तो देखें, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के दरमियान जो दीवार है ये कहलाता है इंटर एट्रियल सेप्टम, ये जो दीवार है। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो दीवार है ये कहलाती है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दीवार जो है दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और क्या ऑप्शन दिया हुआ था? सेमिलुनार वैल्व। तो ये जो वैल्व आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, दीज आर नोन एज सेमिलुनार वैल्व्स। ठीक है, ये आधे चांद की तरह नजर आते हैं, दैट इज वाई ये सेमिलुनार वैल्व्स कहलाते हैं। इनके भी अपने नाम हैं। ये वाला जो पाइप आपको नजर आ रहा है ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्ट में जो वैल्व है वो पल्मोनरी वैल्व कहलाएगा। ये वाला जो पाइप है जो लेफ्ट साइड से निकल रहा है ये कहलाता है एओर्टा। तो एओर्टा के स्टार्ट में जो वैल्व है वो कहलाएगा एओर्टिक वैल्व। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ट्राइकस्पिड। तो मैं इसको इस तरह से याद रखता हूँ कि लेफ्ट साइड पे जो है वो बाइकस्पिड है। इसको मैं LBW से याद रखता हूँ जो क्रिकेट में होता है। तो ये लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड, और V से आता है वैल्व, लेकिन आप W से ले लें वैल्व। तो लेफ्ट साइड पे अगर बाइकस्पिड है तो राइट के अंदर RT आता है, तो राइट साइड पे ट्राइकस्पिड है। ओके, द फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड वैल्व। देखें, ये फ्लैप्स जो हैं ये बेसिकली वो पीसेस हैं जिन्हें हम कस्प्स कहते हैं। तो दे आर अटैच टू द मस्कुलर एक्सटेंशंस ऑफ राइट वेंट्रिकल नोन एज। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हार्ट है इसका फंक्शन ये होता है, ये जो वैल्व है इसका फंक्शन ये होता है कि ब्लड यहाँ से एट्रिया से वेंट्रिकल में जाए, लेकिन वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ना जाने पाए, क्योंकि ब्लड ने जाना है इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए वैल्व लगे होता है। लेकिन होता क्या है, जब यहाँ से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ब्लड इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये वैल्व क्या हो जाते हैं, ये वैल्व बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि ये वैल्व पीछे खुल जाए। तो इससे बचने के लिए ये जो वैल्व्स लगे हुए हैं इनके साथ कुछ रस्सियाँ लगी होती हैं। मैं दूसरी डायग्राम पे दिखाता हूँ, इसी डायग्राम को मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ब्लड जब यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है तो ये वैल्व क्या हो जाता है, ये वैल्व हो जाता है बंद। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि ये वैल्व पीछे की तरफ चला जाए। तो इससे बचने के लिए होता यह है कि ये जो भी वैल्व्स हैं इनसे निकल रहे होते हैं कुछ धागे, ठीक है, कुछ रस्सियाँ, और वो जाकर अटैच हो जाती हैं
ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं इनकी दीवारों से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना, कुछ फिंगर लाइक मस्कुलर प्रोजेक्शंस निकलती हैं, इनसे जाकर अटैच हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप देखते हैं जब टेंट लगाया जाता है तो कुछ कीलें लगाई जाती हैं ज़मीन में और फिर उससे रस्सियाँ निकल के टेंट को पकड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपको बारीक बारीक से नज़र आ रहे हैं फिंगर लाइक, ये कीलें हैं और इनसे ये रस्सियाँ निकली हुई हैं जो जाके वाल्व को पकड़ती हैं। इनका काम क्या होता है, जब ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है। प्रेशर की वजह से ये वाल्व पीछे ना खुल जाएं, इसकी वजह से ये रस्सियाँ इन्हें खींच के रखती हैं और पीछे खुलने से रोकती हैं। ये जो रस्सियाँ हैं ये कहलाती हैं कॉर्डाई टेंडिनाई। दे आर नोन एज कॉर्डाई टेंडिनाई। ठीक है, ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये जिन कीलों की तरह के स्ट्रक्चर से अटैच हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दे आर कॉल्ड पैपिलरी मसल। पैपिलरी का वर्ड फिंगर के लिए यूज होता है, तो दे आर कॉल्ड पैपिलरी मसल बिकॉज इनका जो शेप है वो फिंगर लाइक है। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है फ्लैप्स किसके साथ अटैच है भाई, पैपिलरी मसल्स के साथ। पैपिलरी मसल जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो वेंट्रिकल्स के अंदर पाई जाती हैं और इनसे निकल रहे होते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, रस्सियों की तरह के स्ट्रक्चर जिन्हें हम कॉर्डाई टेंडिनाई कहते हैं, जो जाके वाल्व के साथ अटैच हो जाता है। स्मूथ मसल कौन से होते हैं, स्मूथ मसल हर वो मसल है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जो कि खुद से बॉडी जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपकी पूरी इंटेस्टाइन के अंदर। आप जब एक बार खाना खा लेते हैं तो आप इस खाने को कहीं रोक नहीं सकते, वो खाना खुद ब खुद नीचे मूव करता है, आप उसे किसी पॉइंट के ऊपर रोक नहीं सकते कि भाई यहाँ रुक जाए। तो ये सारे स्मूथ मसल्स हैं आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। सिमिलरली आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन, आप पढ़ते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं तो आपके हाथों की स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और जब सर्दियाँ होती है तो इनका साइज़ छोटा हो जाता है। ये आपके इख्तियार में नहीं है, ये स्मूथ मसल्स हैं। सिमिलरली जो हमारी आई के अंदर जो प्यूपिल होती है, आई के अंदर जो होल होता है, ठीक है, जिसे आप प्यूपिल कहते हैं, ये जो सेंटर में होल होता है जिससे लाइट अंदर जाती है, इसका साइज़ कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। अगर आप किसी की आंख में लाइट मारें तो साइज़ कम हो जाएगा और लाइट हटाएंगे तो साइज़ दोबारा बड़ा हो जाएगा। तो ये काम उसके इख्तियार में नहीं है, ये खुद से हो रहा है। ये भी स्मूथ मसल्स होते हैं यहाँ पे। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होते हैं, इंटरकोस्टल मसल बेसिकली आपकी रिब्स के दरमियान में होते हैं, ठीक है। ये आपकी स्टर्नम है, सेंटर वाली बोन, इससे ये रिब्स अटैच है, ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है। तो इन रिब्स के दरमियान जो बीच की जगह है ये इंटरकोस्टल स्पेस कहलाती है और यहाँ पे इस तरह कुछ मसल्स जो है ना वो एक रिब से दूसरी रिब पे आकर अटैच होते हैं, कुछ ऊपर से नीचे और कुछ नीचे से ऊपर, ये कहलाते हैं इंटरकोस्टल। इसमें एक होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। ये काम आते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, यानी जिसे ब्रीदिंग कहते हैं आप। स्केलेटल मसल्स कहाँ होते हैं, स्केलेटल मसल्स आपके जितने भी मसल्स बोन के साथ अटैच हैं या लिम्स के साथ अटैच हैं या आपकी बॉडी वॉल के साथ अटैच है, ये स्केलेटल मसल है। आप जो हाथ अपना हिलाते हैं, मूव करते हैं, ये सारे मसल्स आपके इख्तियार में हैं, ये सारे के सारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। ओके, वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टली। सिस्टली का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टली का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो आपके ये जो दो चेम्बर्स हैं, एट्रिया, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड यहाँ से मूव करके जाता है वेंट्रिकल में, इस वाले फेस को कहते हैं एट्रियल सिस्टली। उसके बाद जब ब्लड चला जाता है तो ये वाले चेम्बर रिलैक्स करते हैं, ये कहलाता है एट्रियल डायस्टली। जब ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा था तो ये वाले चेम्बर्स, वेंट्रिकल्स जो हैं, ये रिलैक्स कर देते ताकि ब्लड इनमें भर जाए, ये कहलाता है वेंट्रिकुलर सिस्टली। और जब एक बार ये भर जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड आगे की तरफ जाए बॉडी के अंदर, ये कहलाता है वेंट्रिकुलर डायस्टली। तो ये मिला के बनती है कार्डियक साइकिल और ये एक हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई एक कंप्लीट हार्ट बीट जो है वो एक सिस्टली की होती है और एक डायस्टली की, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन होती है, और ये कितने वक्त में हो जाता है। तो एक हार्ट बीट का जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड्स है, यानी 1 सेकेंड से भी कम। अगर 1 सेकेंड में एक हार्ट बीट होती, 1 सेकेंड के अंदर अगर एक हार्ट बीट होती तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आपका जो हार्ट रेट होता है वो 60 होता। लेकिन चूंकि आपका हार्ट रेट जो है वो 72 है और जो सेकेंड्स होते हैं वो 60 है, तो अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 0.8 आता है, यानी 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है एक बार हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में। ओके, द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम। तो देखें भाई, ये हमारे पास अगेन हार्ट है, इसको मैं फिर से क्लियर कर दूं।
ओके, तो ये वाला साइड जो है मैंने बताया था, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये वाला चेम्बर है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर ना दो पाइप खुलते हैं, एक ये ऊपर से खुलता है जिसे कहते हैं SVC, सुपीरियर वीना केवा, और एक ये साइड से खुलता है जिसे कहते हैं इन्फीरियर वीना केवा। ये बेसिकली नीचे से खुलता है, ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से आता है, ठीक है। खैर, तो जहाँ से सुपीरियर वीना केवा खुलता है ना राइट एट्रियम में, वहाँ पर एक छोटा सा एरिया होता है, ये बाकी हार्ट के मसल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दिस इज़ नोन एज SA नोड, या इसका पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड। इसका फंक्शन क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट होता है। देखें, हमारी बॉडी के जो भी मसल्स हैं वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तब तक काम नहीं करते जब तक उनके पास मैसेज नहीं आ जाता। ये मैसेज कहलाता है नर्व इम्पल्स, और ये या तो ब्रेन से आता है या स्पाइनल कॉर्ड से आता है। तो मेरा अगर हाथ मूव कर रहा है तो पहले इस हाथ के पास मैसेज आएगा कि भाई तुमने मूव करना है, मेरे मसल के पास मैसेज आएगा कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट करना है इस तरह से कि ये हाथ यहाँ से यहाँ मूव करे। ये नर्व इम्पल्स है। तो हमारे जितने भी मसल्स हैं उन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करती है। हमारा जो हार्ट है उसके अंदर भी कार्डियक मसल्स होते हैं, लेकिन हार्ट को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जो कंट्रोल नहीं करते। यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मैसेज है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से नहीं आता, बल्कि हार्ट के अपने अंदर से आता है। दैट इज़ वाई हम हार्ट के मसल्स को कहते हैं दे आर ऑटोनोमस, यानी अपनी कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज हार्ट खुद जनरेट करता है। तो हार्ट के अंदर वो कौन सा एरिया है जो ये काम करता है? तो उसका नाम है SA नोड। ये वो एरिया है कि जहाँ से इलेक्ट्रिकल मैसेज रिलीज होता है। ये इलेक्ट्रिकल मैसेज यहाँ फैलेगा, यहाँ फैलेगा, यहाँ फैलेगा और यहाँ फैलेगा। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये मैसेज होता होता यहाँ जाता है, जहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मिल रहे होते हैं, वहाँ पर जाता है। इस एरिया को कहते हैं AV नोड। इस AV नोड का काम ये होता है कि इस मैसेज को SA नोड से लेना और आगे वेंट्रिकल को सप्लाई करना। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए मैसेज को अपने पास रखता है। कितनी देर के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। क्यों रखता है मैं बताता हूँ। तो SA नोड से जो मैसेज निकला है वो क्या करवाएगा? वो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। आपको पता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड फ्लो होके जाता है किसमें? वेंट्रिकल्स के अंदर। यही वजह है कि मैसेज फौरन से वेंट्रिकल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि इस वक्त वेंट्रिकल्स को क्या होना चाहिए? इस वक्त वेंट्रिकल्स को रिलैक्स होना चाहिए। तो ये AV नोड क्या करता है? 0.1 सेकेंड के लिए मैसेज को अपने पास रोक के रखता है, ताकि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड यहाँ चला जाए और ये ब्लड से पूरी तरीके से फिलअप हो जाए। जब ये फिलअप हो जाते हैं उसके बाद AV नोड जो है वो मैसेज देता है आगे इस बंडल को। ये बंडल कहलाता है बंडल ऑफ हिस। फिर ये बंडल आगे जाकर डिवाइड होता है दो ब्रांचेस के अंदर। एक ब्रांच होती है जो कि राइट वेंट्रिकल के पास जाती है, ये राइट बंडल ब्रांच कहलाती है। एक लेफ्ट के पास जाती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच कहलाती है। और इन बंडल ब्रांच से निकलते हैं बारीक बारीक से फाइबर्स जो पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाते हैं। ये कहलाते हैं परकिंजी फाइबर्स। इनका काम होता है सारे वेंट्रिकल्स के सेल्स को मैसेज देना कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो जब इनसे मैसेज मिलता है वेंट्रिकल्स को तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है। अब इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है SA नोड। जितनी बार SA नोड से मैसेज रिलीज होगा हार्ट उतनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हार्ट का रेट क्या होगा, हार्ट का पेस क्या होगा, हार्ट की स्पीड क्या होगी, कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये SA नोड डिसाइड कर रहा है। दैट इज वाई इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेस मेकर। हार्ट 72 टाइम्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि SA नोड से 72 टाइम्स मैसेज आ रहा है। हार्ट 80 टाइम्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्योंकि SA नोड से 80 टाइम्स मैसेज आएगा। दैट इज वाई इसे कहा जाता है पेस मेकर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हार्ट बीट की साइकिल है वो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन जनरेट करता है? तो उसका नाम है SA नोड। SA नोड से वो फिर जाती है किसके पास? AV नोड के पास। Okay, about 70 to 85% कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज कैरीड एज। तो देखिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में पूछा गया है। ओके, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के बारे में आप जानते हैं कि मेनली जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ होती है, और हीमोग्लोबिन के अंदर भी जो आयरन मौजूद होता है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन का काम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट नहीं है। स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ होती है, लेकिन आयरन के साथ नहीं। ये किसके साथ होती है? ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाती है ग्लोबिन के साथ। ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है जो कि अमाइनो एसिड से बनती है,
और इसी अमाइनो एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाती है तो बनाती है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। लेकिन ये अमाउंट जो है ना ये थोड़ा होता है। मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वो जाती है प्लाज्मा के साथ या फिर रेड ब्लड सेल के पानी के साथ। रेड ब्लड सेल के अंदर जो वाटर होता है उसके साथ जाती है। किस फॉर्म में जाती है ये पूछा गया है। तो देखिए होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंबाइन होती है वाटर के साथ और इनके रिएक्शन से बनता है एक अदद एसिड जिसका नाम है H2CO3। फिर ये H2CO3 हो जाता है ब्रेक और इससे बनता है H पॉजिटिव, अलग हो जाता है ये, और HCO3 अलग हो जाता है। दिस इज नोन एज बाइकार्बोनेट। मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है वो इस फॉर्म के अंदर होती है एज बाइकार्बोनेट। ये सोडियम के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ये पोटेशियम के साथ भी कंबाइन हो सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है। तो मेनली जो है ये कार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी से लंग्स तक। और आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के अंदर एक अदद एंजाइम जो है वो बहुत हेल्प करता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के अंदर लगा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। So the answer is D. Now question number 168, those nephrons which are present along the border of the cortex and medulla they are called। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। इसका आंसर इस हिसाब से होना चाहिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, लेकिन एक्चुअली की के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर है ए, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो अगर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इसका आंसर लगाया जाए तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपने किडनी का स्ट्रक्चर देखा है तो यहाँ हमारे पास किडनी है, ठीक है, ये इससे पाइप निकल रहा है जिसे यूरेटर कहते हैं। किडनी के अंदर एक आउटर रीजन होता है और फिर इस तरह के पिरामिड होते हैं जिसे आप मेडुला कहते हैं। ठीक है, ये मेडुला है। अच्छा, अब अगर मैं इसे बड़ा करके बनाऊं तो ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है कॉर्टेक्स, और ये मैं मेडुला को बड़ा करके बना रहा हूँ। ठीक, ये मेडुला है, ये एक पिरामिड मैंने बड़ा करके बनाया। अब नेफ्रॉन जो है ना वो एक तरह के नेफ्रॉन होते हैं जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसको मैं मिटा दूँ जो मैंने गन किया है यहाँ पे। अच्छा, एक तरह के नेफ्रॉन वो होते हैं जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सारे नेफ्रॉन ना स्टार्ट कॉर्टेक्स से होते हैं, लेकिन कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे कॉर्टेक्स के अंदर ही होते हैं, या वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है जिनका वो मेडुला के अंदर जाता है। ठीक है, यानी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर होते हैं। देखिए ये बॉर्डर है, ये वाला एरिया जो है दिस इज द बॉर्डर बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स ये बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, या तो ये पूरे के पूरे कॉर्टेक्स के अंदर होंगे, ठीक है, या फिर ये जो है ये बॉर्डर के ऊपर मौजूद है कॉर्टेक्स और मेडुला के। तो इस हिसाब से मैंने आपसे कहा कि इसका आंसर होना चाहिए क्या, इसका आंसर होना चाहिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर जो है वो जुक्स्टामेडुलरी है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है इनका लूप ऑफ हेनले जो है ये वाला पार्ट ये छोटा होता है, जबकि जो जुक्स्टामेडुलरी होते हैं ये स्टार्ट होते हैं कॉर्टेक्स में, लेकिन इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के अंदर जाता है डीप। ठीक है, इनका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, ये पूरा मेडुला के अंदर जाता है। तो ये वाले नेफ्रॉन्स कहलाते हैं जुक्स्टामेडुलरी। तो अगर आप इस एक लाइन को पढ़कर आंसर निकालना चाहें तो इसका आंसर बनना चाहिए कॉर्टिकल, लेकिन एक्चुअल आंसर दिया जुक्स्टामेडुलरी। अगर आप बुक के अंदर लाइन देखेंगे तो ये एग्जैक्टली आपकी बुक की लाइन है, लेकिन जिस जीनियस ने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसने आधी लाइन उठाई है, उसने बाकी लाइन नहीं उठाई। बुक की लाइन कहती है कि दोज नेफ्रॉन्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला एंड जिनका लूप ऑफ हेनली जो है वो डीप जाता है मेडुला के अंदर, वो कहलाते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो उस जीनियस ने पहली लाइन उठा ली, जो अगली लाइन है वो नहीं उठाई, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। अगर मैं भी पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ता तो मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन आंसर लगाता, जबकि इसका एक्चुअल आंसर है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि पूरी लाइन बनती है कि जिनका लूप ऑफ हेनली डीप जाता है मेडुला के अंदर वो कहलाते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं चूँकि इनका लूप ऑफ हेनली मेडुला के अंदर जा रहा है, डीप जा रहा है, तो ये ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो वो तमाम एनिमल्स के जिनको पानी बचाना होता है, जितना ज़्यादा पानी बचाना होगा जिसको, उसके अंदर उतने ज़्यादा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स मौजूद होंगे। ये अगेन इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, जब वाटर की सप्लाई शॉर्ट होती है तो इंक्रीज वाटर रिटेंशन किसके ज़रिए होती है। यानी अगर एक एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल कैमल है, तो कैमल जो है वो सहराओं में होता है, तो पानी उसे बचाना होता है। जब उसे पानी बचाना है तो वो पानी को सेव करने के लिए कौन से नेफ्रॉन्स उसके अंदर ज़्यादा होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि चूँकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं ये छोटे से होते हैं,
ये मेडुला में नहीं जाते और मेनली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा मेडुला के अंदर होती है ड्यू टू काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंज। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं ये वाटर की रिटेंशन के अंदर काम नहीं आएंगे। कौन से नेफ्रॉन्स आएंगे? जक्स्टामेडुलरी। जितना ज़्यादा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होंगे और जितना डीप मेडुला के अंदर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जाएंगे उतनी ज़्यादा वाटर की रिटेंशन या उतनी ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाई जा सकेगी। ओके, इन द नेफ्रॉन काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहाँ होता है? तो अगर आपने नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ा हो, अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरी वीडियो देख लें। रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के ऊपर एक वीडियो मौजूद है सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि रेगुलेटरी फंक्शन क्या होते हैं और जो यूरिन बनता है वो कैसे बनता है। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है। दिस इज़ नोन एज बॉमेंस कैप्सूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। दिस इज बॉमेंस कैप्सूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है एंड दिस इज द लूप ऑफ हेनले। ये वाला हिस्सा होता है कॉर्टेक्स में और ये ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स में है और ये हिस्सा जाता है मेडुला के अंदर। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, यहाँ पे लगा होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर है क्या? ये जो डिसेंडिंग लिम है, ये वाला जो पार्ट है जो नीचे जा रहा है, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम और ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज असेंडिंग लिम। असेंडिंग लिम के अंदर जब लिक्विड होता है तो इसमें से निकाल लिया जाता है सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड। इस सोडियम और क्लोराइड निकालने की वजह से मेडुला का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? मेडुला का एनवायरनमेंट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, यानी हाइपरटोनिक हो जाता है। जब मेडुला का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाता है तो ये जो डिसेंडिंग लिम है इसमें से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है वाटर, क्योंकि ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। फिर ये फ्लूइड जब आगे जाते हैं तो दोबारा इसमें से सोडियम क्लोराइड और सॉल्यूट निकाल लिए जाते हैं। दोबारा से मेडुला का एनवायरनमेंट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और फिर अगेन जो वाटर है वो डिसेंडिंग लिम से निकल जाता है। तो मुसलसल मेडुला की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मोर एंड मोर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होती जा रही है। ये जो इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा और डिटेल के अंदर है, मैं बस सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ये कहलाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। डिसेंडिंग लिम में फ्लो डायरेक्शन ये है और असेंडिंग लिम के अंदर फ्लो डायरेक्शन ये है, तो ये काउंटर करंट कहलाता है। मल्टीप्लायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एब्जॉर्प्शन की वजह से, सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन की वजह से मोर एंड मोर वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता जाता है, तो इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। दिस इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर और ये होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर। बॉमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन होकर आती है, फिल्ट्रेट आता है बॉमेंस कैप्सूल के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फाइनल वाटर एडजस्टमेंट होती है। बॉडी के अंदर अगर पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो कलेक्टिंग डक्ट्स में से पानी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अगर बॉडी के अंदर पानी की ज़रूरत नहीं होगी तो कलेक्टिंग डक्ट में पानी छोड़ दिया जाएगा ताकि वो यूरिन में चला जाए। ग्लोमेरुलस जो है ये बेसिकली कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप अगर देख लें वीडियो के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असेंडिंग लिम, अगेन उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ। तो ये अगर लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था नेफ्रॉन, ठीक है, यहाँ एंड हो रहा है। तो ये डिसेंडिंग लिम है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये असेंडिंग लिम है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, असेंडिंग लिम। तो डिसेंडिंग लिम जो है ना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ पानी निकल सकता है। ये पानी को इजाज़त देता है और सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने असेंडिंग लिम के बारे में पूछा है। तो असेंडिंग लिम जो है वो सॉल्यूट को गुजरने की इजाज़त देता है। सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम है। सॉल्यूट निकल जाते हैं यहाँ से, क्या नहीं निकल पाता? वाटर। यहाँ से वाटर को गुजरने की इजाज़त नहीं है, निकलने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ से सॉल्यूट को निकलने की इजाज़त नहीं है। तो असेंडिंग लिम जो है वो इम्परमिएबल है, किसके लिए? वाटर के लिए। ये अलाउ नहीं करता वाटर को फ्लो आउट करने के लिए। A large quantity of dilute urine is produced in diabetes insipidus. डायबिटीज़ इंसिपिडियस अलग बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटस अलग बीमारी है। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर बेसिकली शुगर का लेवल जो है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। उसका रीज़न ये होता है कि या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, या फिर इंसुलिन जो है वो होता है लेकिन बॉडी उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, और ये तो वो इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा है। जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडियस जो है इसके अंदर मसला अलग होता है।
क्या मसला हो रहा है इसके अंदर? जो यूरिन पास हो रहा है वो डाइल्यूट है, यानी उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट है वाटर का। साफ पता लग रहा है इससे कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में मसला आ रहा है। अब इन्होंने पूछा है कि ये डिजीज़ क्यों हो रही है, कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि किडनी के ऊपर या नेफ्रॉन के ऊपर कौन कौन से हार्मोन्स वर्क करते हैं, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। वो कौन सा हार्मोन है जो आखिरी पार्ट के पास जाता है, या आखिरी पार्ट है नेफ्रॉन का, या आखिरी पार्ट है, दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। मैंने बताया था यहाँ पर फाइनल वाटर की एडजस्टमेंट होती है, बॉडी को देखा जाता है कितना पानी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे वाटर को अलाउ किया जाता है कि कितना यूरिन में जाएगा, कितना बॉडी में वापस आएगा। यहाँ पे जो हार्मोन वर्क करता है उसका नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है इसका एक और नाम होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। कहाँ से आता है ये? हमारे पास जो ब्रेन है, बहुत से लोगों के पास नहीं है, ठीक है, तो जो ब्रेन का बेस है यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इस तरफ आपकी आंख है, तो ये आगे की तरफ वाला पार्ट ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है। पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से आता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड खुद नहीं बनाता, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक पार्ट होता है ब्रेन का जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बनाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देता है और ये यहाँ से रिलीज होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ADH? ADH का काम है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। तो जितना ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा ADH आएगा और उतना ज़्यादा आप वाटर रीअब्जॉर्ब करेंगे, यानी आपके यूरिन में उतना कम पानी जाएगा। तो रमज़ान में आपने नोटिस किया होगा कि जो यूरिन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि सहरी के बाद से आप पानी नहीं पीते, तो दिन भर पानी ना पीने की वजह से बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है, तो ADH आता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन में से निकाल लेता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। अब अगर ADH ना हो, किसी के अंदर अगर ADH प्रोड्यूस ना हो रहा हो या प्रोड्यूस हो रहा हो लेकिन उसके रिसेप्टर्स के ऊपर जाके वो काम ना कर सके, तो उसके जो फिल्ट्रेट है उसमें से पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। जब पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा तो वो पानी यूरिन के अंदर चला जाएगा और ऐसा यूरिन डाइल्यूट होगा। तो ADH की कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो कहलाती है डायबिटीज़ इंसिपिडियस, यानी ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर यूरिन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। एल्डोस्टेरॉन की कमी अगर होगी, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होता है बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करवाना, और सोडियम के साथ साथ ये वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करवा लेता है, क्योंकि जहाँ जहाँ सोडियम जाता है पीछे पीछे वाटर आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना या ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना ये एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होता है। तो एल्डोस्टेरॉन की कमी की वजह से जो है वो बॉडी में सोडियम कम हो जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। इसकी कमी जो है उसकी एक आपकी बीमारी जो है वो बुक के अंदर लिखी हुई है जिसका नाम है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ जाके अटैक कर देती हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन की कमी हो जाती है। थायरॉक्सिन जो है ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो नेक के अंदर होता है बटरफ्लाई शेप, इसका हार्मोन है, इसका दूसरा नाम है T4। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाती है, जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अपने अंदर हीट प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। इसके अलावा जो मेंटली जो है वो डिप्रेस होता है, ठीक है। इसके अलावा वेट गेन होता है, उसका जो ब्लड जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि थायरॉक्सिन की कमी की वजह से होते हैं। कॉर्टिसोल जो है ये एड्रिनल ग्लैंड से आता है। एड्रिनल ग्लैंड वही ग्लैंड है जहाँ से एल्डोस्टेरॉन आ रहा था, किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। कॉर्टिसोल जो है इसका एक फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, इसका एक फंक्शन होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, और अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाता है। तो इसकी कमी जो है ये अगेन उसी बीमारी के अंदर होती है जिसको हमने कहा था एडिसन डिजीज़। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर और सोडियम जो हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे? तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है यूरिनरी सिस्टम का। देखें, यूरिनरी सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट होता है किडनी से, ठीक है, ये किडनी है, किडनी से, दोनों किडनी से एक एक पाइप निकल रहा है, एंड दिस पाइप इज नोन एज यूरेटर। और ये पाइप आकर खुलता है एक ऑर्गन के अंदर, ठीक है, ये ऑर्गन ये कहलाता है ब्लैडर, और इस ब्लैडर से एक पाइप निकलता है दैट इज नोन एज यूरिथ्रा। किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी का फंक्शन है यूरिन बनाना। तो यहाँ से यूरिन बन के आता है इस पाइप के अंदर, दिस इज किडनी एंड दिस इज यूरेटर, ठीक है, यूरेटर। एक बार जब यूरिन यहाँ से निकल गया किडनी से, एक बार जब यूरिन निकल के आ गया किस में? यूरेटर में, तो याद रख लें इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
जो चीज़ जितनी मौजूद थी जब वो यूरिन निकला था उतनी ही रहेगी, जितना पानी था उतना पानी रहेगा, जितना सोडियम था उतना सोडियम रहेगा, जितना भी जो भी मटेरियल था वो सब उतना ही रहेगा, ना यहाँ पे ना यहाँ पे और ना यहाँ पे। यानी किडनी से निकलने के बाद यूरिन के अंदर ना तो कोई चीज़ ऐड होती है और ना ही कोई चीज़ उसमें से रिमूव होती है। तो सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन यूरिनरी ब्लैडर में नहीं हो सकती, यूरिद्रा ये यूरिद्रा इसमें भी नहीं हो सकती, यूरिटर में भी नहीं हो सकती, तो ये तो आपने निकाल दिए यहीं। एड्रीनल कॉर्टेक्स ये ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर है। किडनी का फंक्शन है यूरिन बनाना या वाटर और सोडियम की एब्जॉर्प्शन या उसका डालना। एड्रीनल ग्लैंड का कोई काम इससे रिलेटेड नहीं है। तो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो एड्रीनल ग्लैंड तो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, ये यूरिनरी सिस्टम में नहीं आता। तो जब आपने 3 रिमूव कर दिए तो आपके पास एक ही बच गया, वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल के बाद पहला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है, इसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सही है, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इन दोनों जगहों पर होती है।